हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो दिसंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये लेक्चर 3 है। आई होप आप सभी ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा होगा। और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को हम कवर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला न्यूज कौन सा है हमारे पास। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग हुआ था दिसंबर 2024 में, उसको लेकर के है। तो हम सबको पता है कि हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग होता है। तो अभी दिसंबर में हुआ था। तो इस मीटिंग के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया, जो जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं, जो स्टैटिक पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस इन सब के ऊपर पूछा जाता है। स्टैटिक पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम जो मीटिंग में अनाउंसमेंट हुआ है, डिसीजन लिया गया, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रोविजंस के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। ओके, 3 मेंबर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और 3 मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अपॉइंट करता है। नाउ यहाँ पे जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका जो कंपोजिशन है, मतलब कि इसमें जो मेंबर्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कंपोजिशन है उसके बारे में बात करने से पहले, अभी जो ये दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी थे। ओके, लेकिन हम अभी करंट का बात करें, करंट में जो ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके कंपोजिशन के बारे में बात करें। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया था कि 3 मेंबर्स RBI की तरफ से होते हैं। तो एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं चेयरपर्सन के तौर पे, तो अभी कौन है? संजय मल्होत्रा जी। इसके बाद एक डिप्टी गवर्नर होते हैं मेंबर के तौर पे, तो वो है माइकल देवव्रत पात्रा जी। और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर होते हैं जिसको कि केंद्र सरकार के जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो अभी वो है राजीव रंजन। ओके, तो संजय मल्होत्रा, माइकल देवव्रत पात्रा जी और राजीव रंजन, ये 3 मेंबर्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ओके, इसके अलावा देखिए, 3 मेंबर्स हमने बात किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, तो इसीलिए इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेंबर का नाम है प्रोफेसर राम सिंह जी, जो कि डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैं। इसके बाद दूसरे मेंबर का नाम है सौगत भट्टाचार्य जी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। और तीसरे मेंबर का नाम है नागेश कुमार जी, जो कि डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव है इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली। ओके, तो ये 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, प्रोफेसर राम सिंह, श्री सौगत भट्टाचार्य, डॉक्टर नागेश कुमार। ओके, तो इन तीनों का नाम याद रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अभी अभी ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में कम से कम 4 बार मिलना होता है, 4 बार मीटिंग करना होता है। 4 बार से ज्यादा भी इसका मीटिंग हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 बार तो इसको मीटिंग कंडक्ट करना ही करना है। ओके, नाउ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा, MPC का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। जो हमारा डिजायर्ड रेंज है जिसके अंदर इन्फ्लेशन रहना चाहिए उसको मेंटेन रखना इसका ऑब्जेक्टिव है। ओके, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, उसको यहाँ पे मेंटेन रखना इसका उद्देश्य है। तो इस कमेटी का जो करेंट मैंडेट है, जो अभी इसका टारगेट है, वो क्या है कि 31 मार्च 2026 तक जो हमारा एनुअल इन्फ्लेशन है वो 4% पे मेंटेन रहे, विथ एन अपर टॉलरेंस ऑफ 6% एंड अ लोअर टॉलरेंस ऑफ 2%। मतलब कि देखिए, 4% एनुअल इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना, ये इसका उद्देश्य है। अब जरूरी तो नहीं है कि इन्फ्लेशन हमेशा इतना ही रहेगा, तो अगर इन्फ्लेशन 4% से ऊपर चल जाता है, 5 चल जाता है, 6 चल जाता है, तो इसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा। अगर 4 से नीचे चले जाता है, 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, तो भी इसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर चल जाता है या फिर 2% से नीचे चले जाता है, तो इसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। ओके,
समझ में आ गया? तो ये अभी इसका उद्देश्य है। अगर इस डिजायर्ड रेंज के बाहर इन्फ्लेशन चल जाता है तो फिर यहाँ पे उसको एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको उस हिसाब से फिर डिसीजन लेना होगा। ओके, तो ये सब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि अभी जो यहाँ पे दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ है तो उसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया है। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये 52nd मीटिंग है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या क्या डिसीजन लिया गया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एमपीसी है उसने कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से घटा दिया है और अब जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है। पहले ये 4.5% था, अभी इसको 50 बेसिस पॉइंट से मतलब कि 0.50 से घटा दिया गया है और अब ये कितना हो गया, 4% हो गया है। ओके, जो करेंट कैश रिजर्व रेशियो है वो कितना है, 4% है। ये जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो होता क्या है, तो ये बैंक का जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका एक परसेंटेज होता है। बैंक को इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करके रखना होता है रिजर्व के तौर पे। ओके, तो कैश रिजर्व रेशियो पहले कितना था, 4.5% था, अभी इसको 50 बेसिस पॉइंट से मींस 0.50 से घटा करके कितना ला दिया गया है, 4% पे ला दिया गया है। ओके, याद रहेगा। तो ये सबसे पहले तो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेपो रेट के बारे में अगर हम बात करें तो रेपो रेट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है, इसको 6.5% पे मेंटेन रखा गया है। तो 4-2 मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे जो रेपो रेट है उसको 6.5% पे मेंटेन रखा गया है। मतलब कि 4 लोग इसके अगेंस्ट में थे, ये डिसीजन के अगेंस्ट में 4 लोग इस डिसीजन के साथ थे और 2 लोग इसके अगेंस्ट में थे। ओके, तो रेपो रेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, इसको 6.5% पे मेंटेन रखा गया है और ये लगातार 11वां बार है, 11th टाइम है जब रेपो रेट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है एमएसएफ रेट, तो इसमें भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। नाउ ये दोनों होता क्या है, देखिए अगर हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये एक मॉनेटरी टूल होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कब इस्तेमाल करता है, जब आरबीआई को कमर्शियल बैंकों के अंदर से जो एक्सेस लिक्विडिटी है, जो एक्सेस पैसा है, वो जब आरबीआई को निकालना होता है तब आरबीआई ये जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ना उसका इस्तेमाल करता है। तो होता क्या है, इसके अंदर बैंक के पास जो सरप्लस फंड होता है, जो ज्यादा फंड होता है, बैंक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देता है और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है। नाउ हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं होता है। मैंने आपको क्या बोला कि बैंक के पास जो एक्स्ट्रा फंड रहता है, जो सरप्लस फंड रहता है, बैंक उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कर देता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो बैंक यहाँ पे आरबीआई को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे बदले में ना आरबीआई को किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेट्रल के तौर पे नहीं देना होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये जो एमएसएफ रेट होता है, ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा रेट होता है, इस रेट पे जो बैंक है वो इमरजेंसी सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ओवरनाइट फंड बोरो करता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहता है उसको कोलेट्रल के तौर पे जमा करके। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे जो बैंक है वो इमरजेंसी सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से फंड बोरो करता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है वो रेपो रेट के मुकाबले में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट एसडीएफ रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ रेट, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। एसडीएफ रेट को 6.25% पे मेंटेन रखा गया है और एमएसएफ रेट को 6.75% पे मेंटेन रखा गया है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। नाउ देखिए इसके बाद यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 6.6% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है। अब अभी का इसका जो एस्टिमेशन है वो पहले के इसके प्रोजेक्शन से कम है। पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 7.2% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया था, लेकिन अभी उसको घटा करके आरबीआई ने कितना कर दिया है, 6.6% कर दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आरबीआई ने 6.6% जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है। ओके,
इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 4.8% पे इन्फ्लेशन रेट को रखा है। ओके, मतलब कि इतना इसने फोरकास्ट किया है। समझ में आ गया? तो ये सब तो यहाँ पे कुछ कुछ डिसीजन हो गया। अब यहाँ पे जो कुछ कुछ बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है उसके बारे में हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मेनली हमने क्या देखा कि जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है और अभी जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 4% है। रेपो रेट में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, इसको 6.5% पे मेंटेन रखा गया है। एचडीएफ रेट में भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, 6.25% पे इसको मेंटेन रखा गया है। और एमएसएफ रेट में भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, इसको 6.75% पे मेंटेन रखा गया है। ओके, अब हम यहाँ पे जो कुछ कुछ बड़ा डिसीजन लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एमपीसी का मीटिंग हुआ था दिसंबर में, तो वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चरल लोन लिमिट को 1.6 लाख रुपीस से बढ़ा करके 2 लाख रुपीस कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अब जो हमारे देश के फार्मर्स है वो 2 लाख रुपए तक का जो फंड है वो बोरो कर सकते हैं, बदले में उनको किसी भी प्रकार का कोलेट्रल नहीं देना होगा, किसी भी प्रकार का उनको एसेट गिरवी नहीं रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे पीआईबी का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। आरबीआई इंक्रीजेस कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन लिमिट फ्रॉम 1.6 लाख रुपीज टू 2 लाख रुपीज। पूरा न्यूज क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी बैंक्स हैं उनको बोला है कि वो 2 लाख रुपए तक का जो फार्म लोन है उसके अगेंस्ट में वो किसी भी प्रकार का कोलेट्रल नहीं लेंगे, मॉर्टगेज नहीं होगा उसके अगेंस्ट में, किसी भी प्रकार का मार्जिन डिपॉजिट नहीं होगा। और ये जो नया रूल है वो कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? तो जनवरी 2025 से ये जो न्यू रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है। ओके, अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पे जो फार्म लोन लिमिट है, कोलेट्रल फ्री फार्म लोन लिमिट है, उसको बढ़ा दिया गया है। इससे पहले फरवरी 2019 में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन का लिमिट है उसको 1 लाख रुपीस से बढ़ा करके 1.6 लाख रुपीस कर दिया था, और अभी इसको 1.6 लाख रुपीस से बढ़ा करके 2 लाख रुपीस कर दिया गया है। ओके, तो किसान 2 लाख रुपए तक बोरो कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में उनको किसी भी प्रकार का कोलेट्रल नहीं देना होगा। समझ में आ गया? याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अनाउंसमेंट को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो एक न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क को इंट्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा SORR, विच इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। ओके, किस लिए करेगा? तो पूरा जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए, क्रेडिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि वो एक न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क को इंट्रोड्यूस करेगा जिसका नाम क्या होगा? सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, डोंट वरी, इसको हम समझते हैं। हालांकि अभी तो इसको अनाउंस किया गया है, मतलब अगर जमीनी स्तर पे इसको लागू करने का बात किया जाए तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, देखिए, आपको पता होगा लाइबोर के बारे में, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, आपने जरूर सुना होगा। तो ये ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट था। इस रेट के ऊपर ना जो मेजर इंटरनेशनल बैंक्स है ना वो आपस में एक दूसरे को फंड आपस में एक दूसरे को वो लोग लोन लेता था। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए। तो जिस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे ये लाइबोर था ना, उसी प्रकार से भारत के अंदर माइबोर है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। इस रेट के ऊपर भारत के अंदर जो बैंक्स हैं वो आपस में एक दूसरे को फंड लेंड करते हैं, आपस में एक दूसरे से फंड बोरो करते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, टिपिकली ओवरनाइट के लिए। ओके, तो यहाँ पे अब ये जो माइबोर है ना, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसको ओवरनाइट इंटरबैंक कॉल रेट के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये ओवरनाइट इंटरबैंक कॉल रेट होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस रेट के ऊपर बैंक्स एक दूसरे से फंड बोरो करता है, फंड लेंड करता है एक दूसरे को 1 डे के लिए बिना कोलेट्रल का। ओके, इसको याद रखिएगा। ओवरनाइट इंटरबैंक कॉल रेट क्या होता है? ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है, इस रेट के ऊपर जो बैंक्स है वो आपस में एक दूसरे से फंड बोरो करता है, एक दूसरे को फंड लेंड करता है 1 डे के लिए बिना कोलेट्रल का। इसमें किसी भी प्रकार का कोलेट्रल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये जो मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है ना, माइबोर,
इसको ओवरनाइट इंटरबैंक कॉल रेट के आधार पे कैलकुलेट किया जाता था और फिर इस माइबोर को एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जो भी ओवरनाइट मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए, जो भी अलग अलग प्रकार का ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होता है, लोन्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या था ना, कि जिस तरीके से ये माइबोर को कैलकुलेट किया जाता था, वो जो पूरा मनी मार्केट है ना, मनी मार्केट के अंदर अलग अलग सेगमेंट है, तो जिस तरीके से माइबोर को कैलकुलेट किया जाता था वो मनी मार्केट का बस 2% को रिप्रेजेंट करता था। मनी मार्केट क्या होता है? तो मनी मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल मार्केट का एक ऐसा सेगमेंट होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लेंडिंग होता है, टिपिकली जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या फिर 1 साल से कम होता है। तो जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके उनका जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड होता है, कम समय के लिए उनको जो पैसों का जरूरत होता है उसको वो पूरा करते हैं इसका इस्तेमाल करके मनी मार्केट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो माइबोर है, माइबोर मनी मार्केट का जो अलग अलग सेगमेंट होता है मनी मार्केट के अंदर, तो माइबोर मनी मार्केट का बस 2% को रिप्रेजेंट करता था। क्योंकि माइबोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता था? कॉल मनी मार्केट के आधार पे इसको कैलकुलेट किया जाता था, जहां पे जो शॉर्ट टर्म लोन्स है उसको दिया जाता था बिना कोलेटरल वाला, और इसमें सिर्फ बैंक्स और जो प्राइमरी डीलर्स होता था वो पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड था। जो दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं था। तो इसीलिए माइबोर जो था वो बस जो मनी मार्केट है पूरा उसका 2% को रिप्रेजेंट करता था। तो इसी चीज को यहाँ पे ठीक करने के लिए अब क्या डिसाइड किया गया है? तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने बोला है कि वो एक न्यू बेंचमार्क को इंट्रोड्यूस करेगा, SORR, विच इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रेपो रेट। और ये जो पूरा ओवरनाइट मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स है ना, 98% जो ओवरनाइट मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स होगा उसको कंसीडर करके इसको कैलकुलेट किया जाएगा, SORR को कैलकुलेट किया जाएगा। माइबोर में क्या होता था? ये बस मनी मार्केट का 2% को रिप्रेजेंट करता था, राइट। लेकिन ये जो न्यू बेंचमार्क होगा तो ये मच ब्रॉडर रेंज ऑफ जो एक्टिविटीज है, बहुत सारे एक्टिविटीज है, उसको ये कंसीडर करेगा। ओके, जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो जितना भी ओवरनाइट मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स होता है उन सभी को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये न्यू बेंचमार्क होगा सिक्योर्ड ओवरनाइट रेपो रेट, तो उसको कैलकुलेट जब किया जाएगा तो उसमें मार्केट रेपो, जो ट्राई पार्टी रेपो होता है, उसको भी शामिल किया जाएगा। मार्केट रेपो क्या होता है? तो मार्केट रेपो का अगर हम बात करें तो ये सिंपल एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिसमें क्या, कोई वन पार्टी है, एक पार्टी ने सिक्योरिटीज किसी दूसरे पार्टी को प्रोवाइड किया और उसके बदले में दूसरे पार्टी ने उसको कोलेटरल के तौर पे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया, इस प्रॉमिस के साथ कि कुछ समय के बाद वापस से वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा हायर प्राइस पे। तो ये क्या होता है? मार्केट रेपो होता है। नाउ ट्राई पार्टी रेपो क्या होता है? तो ये भी सिमिलर मार्केट रेपो के ही जैसा होता है, बस इसमें क्या है ना, एक और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। ओके, इंटरमीडिएट के तौर पे आप कह सकते हैं। तो ये जो आपका SORR है, जो सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट को कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसमें मार्केट रेपो, जो ट्राई पार्टी रेपो होगा, इसको भी शामिल किया जाएगा, इसको भी कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये जो पूरा सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट होगा, ये इवेंचुअली धीरे धीरे ये जो माइबोर है उसको रिप्लेस कर देगा। ओके, तो हमने बात किया था कि माइबोर क्या होता है? ये एक ऐसा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। इस रेट के ऊपर भारत के अंदर जो बैंक्स है वो आपस में एक दूसरे को फंड लेंड करते हैं, एक दूसरे से फंड बोरो करते हैं, टिपिकली ओवरनाइट के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये जो SORR है वो माइबोर को रिप्लेस कर देगा, माइबोर के जगह पे SORR आ जाएगा, और फिर इसके आधार पे बैंकों के बीच में जो भी फंड को बोरो किया जाता है, लेंड किया जाता है, वो होगा। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो SORR है वो इवेंचुअली माइबोर को रिप्लेस कर देगा, और माइबोर 98 से एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पूरा न्यूज़ यही है, बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट है, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। SORR का फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। ओके, और ये किसको रिप्लेस कर देगा? तो माइबोर को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, जब ये फाइनली, अभी तो बस अनाउंस किया गया है, जब इसको फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा माइबोर के जगह पे, तो भी हम इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज को डिस्कस करते हैं।
आरबीआई का जो एमपीसी मीटिंग हुआ था उसमें और क्या क्या डिसीजन लिया गया, तो देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो एक पॉडकास्ट सर्विस को इंट्रोड्यूस करेगा जो कि आरबीआई का न्यू कम्युनिकेशन चैनल होगा। मतलब कि आरबीआई पॉडकास्ट का इस्तेमाल करके जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, पॉलिसी एक्सप्लेनेशन होता है, वो लोगों के साथ शेयर करेगा ऑडियो फॉर्मेट में। ओके, तो पूरा न्यूज़ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि वो पॉडकास्ट को इंट्रोड्यूस करेगा जो कि इसका एडिशनल कम्युनिकेशन टूल होगा। मतलब कि अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके ये लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसी दिशा में पॉडकास्ट भी इसका एक न्यू कम्युनिकेशन टूल होगा। इसका इस्तेमाल करके वो लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो शेयर करेगा। ओके, और ये जो अनाउंसमेंट किया गया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑन गोइंग एफर्ट है, इंगेजमेंट, लोगों के साथ जो ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इन्हेंस करने को लेकर के आरबीआई का जो ऑन गोइंग एफर्ट है, उसके पार्ट के तौर पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये जो न्यू इनिशिएटिव है, इसका उद्देश्य क्या है, आरबीआई का जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको ब्रॉडन करना इसका उद्देश्य है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही आसान तरीके से लोगों के पास एक्सेसिबल हो, लोग उसको आसान तरीके से समझ पाएं। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो पॉडकास्ट सर्विस को इंट्रोड्यूस करेगा जो कि आरबीआई का न्यू कम्युनिकेशन चैनल होगा, आरबीआई का एडिशनल कम्युनिकेशन टूल होगा। ठीक है, तो पॉडकास्ट का इस्तेमाल करके आरबीआई जो इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, पॉलिसी एक्सप्लेनेशन होता है, वो लोगों के साथ करेगा ऑडियो फॉर्मेट में। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये जो अभी डिसीजन लिया गया पॉडकास्ट वाला, उसको उसके अलावा यहाँ पे लास्ट मंथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में जो फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ओडिशा ऑफिस है, इसने 5 स्पेसिफिक बुकलेट को प्रिपेयर किया है संताली लैंग्वेज में, जिसको कि ओल चिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट मंथ ही जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है, आपको पता होगा कि ट्राइबल कम्युनिटी में संताली भाषा काफ़ी बोला जाता है, और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा झारखंड में बोला जाता है, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो यहाँ पे संताली भाषा ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है। तो लास्ट मंथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में जो फाइनेंशियल लिटरेसी होता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए आरबीआई का जो उड़ीसा ऑफिस है उसने 5 स्पेसिफिक बुकलेट को प्रिपेयर किया है जो कि संताली लैंग्वेज में है। ओके, और देखिए ये जो बुकलेट को तैयार किया गया है वो किसके लिए तैयार किया गया है, किनको एजुकेट करने के लिए तैयार किया गया है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर जो स्कूल चिल्ड्रंस हैं, जो फार्मर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उन सब के लिए ये बुकलेट को तैयार किया गया है। और इस बुकलेट्स के अंदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताया गया है, बेस्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है, डिजिटल बैंकिंग के बारे में बताया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के बारे में बताया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें से आपको पता होगा कि एक इवेंट क्विज कंपटीशन को लेकर के भी था, स्टूडेंट्स के लिए क्विज कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ अभी आरबीआई के द्वारा फैसला लिया गया था। नाउ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो एमपीसी मीटिंग हुआ था उसमें और कौन सा अनाउंसमेंट हुआ था। ओके, देखिए यहाँ पे जो FCNRB डिपॉजिट्स होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग्स है, जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट का सीलिंग है उसको बढ़ा दिया गया है कैपिटल इनफ्लो को बढ़ावा देने के लिए, ताकि भारत के अंदर और भी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो इस न्यूज़ को हम लोग बहुत ही डिटेल में जो दिसंबर मंथ का आरबीआई सर्कुलर्स वाला लेक्चर है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो FCNRB डिपॉजिट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट सीलिंग्स है उसको बढ़ा दिया गया है। ओके, ना इस पूरे न्यूज को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये FCNRB डिपॉजिट्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो FCNRB डिपॉजिट्स का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स बैंक। ओके, FCNRB डिपॉजिट्स। तो FCNRB डिपॉजिट्स क्या होता है, ये भारत के अंदर टर्म डिपॉजिट अकाउंट है जिसको कि स्पेसिफिकली जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं,
जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उसके लिए तैयार किया गया है। तो ये सब जो इंडिविजुअल्स है ना, ये सब इंडिविजुअल्स, इनका जो फॉरेन अर्निंग है, भारत के बाहर इन्होंने जो फॉरेन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज में फॉरेन अर्निंग किया है, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पॉन्ड हो गया, तो ये सब क्या है, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज है। इसको आसानी से कहीं पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब जो इंडिविजुअल्स है ना, ये सब इंडिविजुअल्स ने जो फॉरेन अर्निंग्स किया है फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज में, तो उसको वो यहाँ पे ये जो अकाउंट्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए। अब कितने टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जो टेन्योर है वो 1 to 5 years हो सकता है, ओके। तो FCNR-B डिपॉजिट क्या है, भारत के अंदर ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो NRI है, PIO है, OCI है, वो इस अकाउंट के अंदर उनका जो फॉरेन अर्निंग है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए, ओके। समझ में आ गया कि FCNR-B डिपॉजिट्स क्या होता है। नाउ देखिए, यहाँ पे ये जो FCNR-B स्कीम है, इसको 15 मई 1993 को इंट्रोड्यूस किया गया था। तभी का जो FCNR-A स्कीम था उसको रिप्लेस करने के लिए। तो FCNR-A, और यहाँ पे A का मतलब था अकाउंटेंट, तो FCNR-A स्कीम को ना 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन इस स्कीम के अंदर क्या था ना, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क था, फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो नुकसान हो सकता था, उसका जो भी खर्च था वो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बियर करता था और फिर बाद में भारत सरकार बियर करता था। तो इसके वजह से ना कि जो FCNR-A स्कीम है, इसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था सरकार के ऊपर। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए 15 मई 1993 को FCNR-B स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, और फिर ऑफिशियली अगस्त 1994 को ये जो FCNR-A स्कीम है इसको हटा दिया गया, ओके। समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे पूरा न्यूज क्या है हम उसको देखते हैं। तो भारत के अंदर जो कैपिटल इनफ्लोज है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भारत के अंदर आए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो FCNR-B डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट सीलिंग्स है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया है, ओके। तो यहाँ पे बैंक्स को बोला गया है कि वो जो भी फ्रेश FCNR-B डिपॉजिट रेज करेगा, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर के 3 साल से कम पीरियड तक का होगा, तो वैसे डिपॉजिट के ऊपर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो कितना हो सकता है, ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट। और पहले ये कितना था, 250 बेसिस पॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट क्या है, तो ये सिंपली कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है जिसका इस्तेमाल करके फॉरेन करेंसीज में ओवरनाइट के लिए फंड को बोरो किया जाता है, लेंड किया जाता है। और आपको याद रखना बस इतना है कि ये जो ओवरनाइट ARR होता है वो हर करेंसी के लिए अलग होता है। डॉलर के लिए ये रेट अलग होगा, यूरो के लिए ये रेट अलग होगा, पाउंड के लिए ये रेट अलग होगा, ओके। तो यहाँ पे बैंक्स को परमिट कर दिया गया है कि वो जो भी फ्रेश FCNR डिपॉजिट को, मतलब कि जो भी नया FCNR डिपॉजिट वो रेज करेगा, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर के 3 साल से कम पीरियड तक होगा, तो यहाँ पे उसके ऊपर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो कितना हो सकता है, ओवरनाइट ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट, ओके। तो अगर ओवरनाइट ARR सपोज कि 3% है प्लस 400 बेसिस पॉइंट, मतलब कि प्लस 4%, तो मैक्सिमम हमारे इस एग्जाम्पल में जो इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7% हो सकता है, ओके। पहले ये कितना था, पहले ये ओवरनाइट ARR प्लस 250 बेसिस पॉइंट था, तो इसको बढ़ा करके भी 400 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। सिमिलरली देखिए, वैसा डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से लेकर के 5 साल तक का है, तो वैसे डिपॉजिट के ऊपर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हो सकता है वो कितना हो सकता है, ओवरनाइट ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट। पहले ये 350 बेसिस पॉइंट था, ओके। तो अभी इसको बढ़ा करके 550 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है। मतलब कि कोई FCNR-B डिपॉजिट है, उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से लेकर के 5 साल तक का है, ओके। तो यहाँ पे उसके ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना, मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो बैंक है वो इंटरेस्ट दे सकता है, तो ओवरनाइट ARR जो भी होगा, सपोज कि 3% है, प्लस 500 बेसिस पॉइंट, मतलब प्लस 5%, तो 3 + 5 8%, मैक्सिमम वो यहाँ पे 8% जो इंटरेस्ट रेट है उसको रख सकता है। पहले ये कितना था,
350 बेसिस पॉइंट था, अभी इसको बढ़ा करके 550 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भी रिलैक्सेशन है ये 31 मार्च 2025 से ये जो भी रिलैक्सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2025 तक के लिए अवेलेबल है। इसके बाद ये जो रिलैक्सेशन है वो अवेलेबल नहीं होगा, ओके। जो ये इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, जो डिपॉजिट है FCNR डिपॉजिट, अगर उसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर के 3 साल से कम पीरियड तक का है तो उसके ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना हो सकता है, ओवरनाइट ARR प्लस 400 बेसिस पॉइंट, ओके। पहले ये ओवरनाइट ARR प्लस 250 बेसिस पॉइंट था, ठीक है। और वैसा डिपॉजिट जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 साल से लेकर के 5 साल तक का है तो वैसे डिपॉजिट के ऊपर मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना हो सकता है, ओवरनाइट ARR प्लस 500 बेसिस पॉइंट, ओके। पहले ये कितना था, ओवरनाइट ARR प्लस 350 बेसिस पॉइंट। और याद रखिएगा ये जो भी रिलैक्सेशन है वो सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही अवेलेबल रहेगा, ओके। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। देखिए यहां तक हमने जो भी न्यूज को डिस्कस किया है ये अनाउंस हुआ था, जो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुआ था दिसंबर 2024 में, वहां पे, ओके। तो काफी न्यूज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा जो जो न्यूज है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज DBS बैंक इंडिया को लेकर के है। DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को न्यू CEO के तौर पे अपॉइंट किया है, ओके। DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा जी को न्यू CEO के तौर पे अपॉइंट किया है। तो पूरा न्यूज क्या है, DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा जी को DBS बैंक इंडिया के न्यू CEO के तौर पे अपॉइंट किया है और इनका ये जो अपॉइंटमेंट है वो 1 मार्च 2025 से इफेक्टिव हो जाएगा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर देता है तो, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द RBI, ओके। RBI अगर अप्रूव कर देता है, जो कि कर ही देगा, तो यहाँ पे जो DBS बैंक इंडिया है उसके न्यू CEO कौन बन जाएंगे, रजत वर्मा जी। 1 मार्च 2025 से इनका जो ये टेन्योर है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ओके। और ये सुरजीत सोम जी को रिप्लेस कर देंगे। तो जो सुरजीत सोम जी है वो लगातार 10 साल से DBS बैंक का जो भारत के अंदर ऑपरेशन है उसको लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे अब जो इनका टेन्योर है वो 28 फरवरी 2025 को खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर इनके जगह पे जो ये रजत वर्मा जी है वो DBS बैंक इंडिया के न्यू CEO के तौर पे काम करेंगे, ओके। समझ में आ गया। नाउ DBS बैंक इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो DBS बैंक इंडिया भारत के अंदर एक फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक के तौर पे काम करता है। और ये जो मेन DBS बैंक लिमिटेड है ना, जो कि सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, तो ये जो DBS बैंक लिमिटेड है इसका सब्सिडरी है DBS बैंक इंडिया, ओके। और DBS बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंगापुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और भारत के अंदर ये 1994 से काम कर रहा है, ओके। तो इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया। तो DBS बैंक ने रजत वर्मा जी को DBS बैंक इंडिया का न्यू CEO के तौर पे अपॉइंट किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज भी रीअपॉइंटमेंट को लेकर के है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंधन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अनूप कुमार सिंह के रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है, ओके। मतलब कि जो अनूप कुमार सिन्हा जी थे वो बंधन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे काम कर ही रहे थे, इनको रीअपॉइंट किया गया बंधन बैंक के द्वारा और इस रीअपॉइंटमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया, ओके। तो यहाँ पे पूरा न्यूज क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनूप कुमार सिन्हा जी के बंधन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे जो रीअपॉइंटमेंट हुआ था उसको RBI ने अप्रूव कर दिया, ओके। नाउ बंधन बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 2015 है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। बंधन बैंक के MD एंड CEO का नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी और बंधन बैंक का टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है ये न्यूज ICICI बैंक को लेकर के है। ICICI बैंक ने और टाइम्स इंटरनेट ने प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड को अनवेल किया है, ओके।
तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है, आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो आपको नाम से पता चल जाएगा कि इस तरीके का जो क्रेडिट कार्ड है वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, जो वेल्थी लोग हैं उनके लिए इस तरह के क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ओके, अब इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? तो टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, ये नाम है। और ये वीजा के द्वारा पावर्ड है, वीजा द्वारा सपोर्टेड है ये। और ये अलग अलग तरह का जो बेनिफिट होता है वो प्रोवाइड करेगा जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं, मतलब कि जो वेल्दी कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने और टाइम्स इंटरनेट ने यहाँ पे सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। इसका नाम क्या है? टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नाउ आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1994 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है संदीप बख्शी जी और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है ख्याल आपका। ओके, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट न्यूज़ था जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप जितने सारे भी न्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ न्यूज़ और बचा है, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसके ऊपर भी एक लेक्चर लाके और दिसंबर मंथ का जितना भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है उसको कंप्लीट कर लें। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।